स्पॉटी सिख द ब्लाइंड मैराथनर अमरजीत सिंह चावला की ये कहानी। 48 साल की उम्र में ये मैराथन दौड़ लगानी फिर शुरू की और उसके बाद तो सर आप कभी पीछे मुड़कर आपने देखा ही नहीं। मंजिलों को ये मत बताना कि राह में मुश्किलें क्या थी, लेकिन मुश्किलों को ये जरूर बताना कि तुम्हारी मंजिल क्या है। नेशनल लेवल पे मैंने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। स्विमिंग पूल के दूसरे किनारे जब पहुंचा हूँ तो पता चला मेरे हाथ में गोल्ड मेडल। चांद सितारों के जो खुद हो मोहताज, भीख न मांगो उन उजालों की, बंद आंखों से करो ऐसे काम आंख खुल जाए आंख वालों की। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। नमस्कार, जॉस टीवी देख रहे मेरे सभी प्यारे दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं और उम्मीद ये करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा जिंदगी में। और क्योंकि रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के एक और नए एपिसोड के साथ एक और कड़ी के माध्यम से हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो उस शख्सियत से मिलवाने से पहले कुछ चंद बातें आप सभी से करनी होती हैं। और आज मैं उस शख्सियत के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूं। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जिस बेमिसाल शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूं, वो एक ऐसे इंसान है जो उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से थक हार कर बैठ जाते हैं और ऐसे लोगों को वो मोटिवेशन देते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आज के शख्स एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें स्पॉटी सिख कहा जाता है। ही इज अ ब्लाइंड मैराथनर। जो आज की है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 40 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आंखों की दृष्टि खो दी थी और आंखों की रोशनी तो चली गई, लेकिन वो उनके हौसले को कभी डिगा नहीं पाई। फिर ऐसा हुआ कि 48 साल की उम्र में उन्होंने ठान ली, उन्होंने कसम खा ली कि मैं अपने कदमों से दुनिया को नापूंगा। और ऐसा ही हुआ, बस शुरुआत कर दी और पीछे मुड़कर कभी ना वो देखे। आज वो 67 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं और उम्र के इस पड़ाव में मैं आपको उनकी अचीवमेंट के बारे में जब बताऊं तो वो एंडलेस हैं। देश के 13 राज्यों में अब तक वो 143 हाफ मैराथन्स लगा चुके हैं। मे भी शायद मैं गलत भी हूं, लेकिन वो मुझे करेक्ट करेंगे जब वो मेरे साथ अभी जुड़ेंगे। ही इज अ ब्लाइंड मैराथनर, वो एक स्विमर है और ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। और उनकी जिंदगी की जो उपलब्धियां हैं वो हम सभी के लिए बहुत 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 बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। आज मैं ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूं, तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। लेट्स वेलकम आवर स्पॉटी सिख मिस्टर अमरजीत सिंह चावला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल, कैसे हैं सर आप? Thank you for inviting me on the show. Sir, I'm very glad to have you on this show. I'm very lucky. आज मैं बहुत मान महसूस कर रही हूँ कि आपके साथ आज मेरी बातचीत होगी और क्योंकि मैं आपको तफसील से जान पाऊंगी इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो बहुत कुछ जाना है आपके बारे में। दुनिया आपको स्पॉटी सिख कहती है, लेकिन उस स्पॉटी सिख के अलावा आपने कहीं जिंदगी में बहुत कुछ सर अचीव किया है। मे बी शायद आपने अभी उसका खुलासा किया भी ना हो लोगों से, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज वो एक एक बात आप इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरे साथ शेयर करें। तो सर, सबसे पहले मुझे अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं, मतलब क्या हुआ, व्हेन डिड यू स्टार्ट लूजिंग आई साइट, उसके बाद की जिंदगी कैसी थी, मुझे उसके बारे में सर सबसे पहले बताएं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हाय, हेलो, नमस्कार। आई एम स्पॉटी सिख अमरजीत सिंह चावला, 67 years old, totally blind, marathoner, swimmer, tracker, adventure sports person and motivational speaker from Mumbai। जी, एब्सोल्युटली जी। जैसे आपने जो पूछा कि मेरे चाइल्डहुड के बारे में, जी, जैसे सबका चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है। हाँ। मेरा भी बचपन होता है। हाँ। लेकिन 13 साल की उम्र तक आते आते मुझे एक आंखों की लाइलाज बीमारी जिसका नाम है मैकुलर डीजनरेशन डिटेक्ट हुआ। 13 साल आपने बताया सर, 13 साल की उम्र में।13 साल। अच्छा। तो ये एक ऐसी बीमारी है
जिसका पूरी दुनिया में ना तब इलाज था जब मैं 13 का था और ना अब इलाज है जब मैं 67 का हो चुका हूँ। धीरे धीरे नजर कम होती चली गई। पहले ये बता दूं, जब डिटेक्ट हुआ तो ना सिर्फ मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई बल्कि मेरे माता पिता भी एकदम परेशान हो गए। तो इतनी छोटी उम्र में अगर ये बीमारी आ गई है तो आगे क्या होगा। बहुत कोशिशें की लगातार, जो भी पैथी का नाम लो, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी, जो भी आप करो, इवन स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स भी करवा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, ना हुआ। धीरे धीरे नजर घटती चली गई और 40 की उम्र तक आते आते शटर पूरे डाउन हो गया। नाउ आई एम इन टोटल डार्कनेस सिंस माय एज ऑफ 40। सर बहुत मुश्किल दौर रहा होगा, मतलब सिर्फ 13 साल की उम्र में उस बीमारी का पता लगना, और जब डॉक्टर ने ये बताया कि धीरे धीरे ये जो रोशनी है आंखों की वो ख़त्म होती चली जाएगी और एक ऐसी ये जाएगी जब आप पूरी तरीके से अपनी जो एक आई साइट है वो गवा देंगे। पेरेंट्स को सुनकर उस वक्त कितना बड़ा धक्का लगा होगा। एंड मेरे ख्याल से सर, आप जब आपको पता चला, आप क्या मन में आ रहा था आपके, क्या उस वक्त भाव चल रहे थे, क्या इमोशंस थे आपके, अगर उस वक्त के मोमेंट के बारे में आप मुझे बता सकें। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी नजर धीरे धीरे कम हो रही थी, तो बचपन था तो इतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी और नजर कम हो रही थी तो दिक्कतें भी बढ़ गई। अभी स्कूल में जाते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ नजर नहीं आता था। अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ में हेल्प लेते हुए अपनी पढ़ाई करता था। अब नॉर्मली जो बच्चे होते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए अपनी बुक्स पढ़ेंगे, अपनी नोटबुक्स पढ़ेंगे और एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग था क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ ही नहीं पा रहा था, बुक्स नहीं पढ़ पा रहा था। तो जो मेरे के सहपाठी मुझे क्या पढ़ के सुनाते थे वो मुझे अपने दिमाग में फीड करके रखना पड़ता था, चाहे वो छमाही इम्तिहान हो, चाहे वो एनुअल एग्जामिनेशंस हो, उसके लिए मेरे को पूरा दिमाग में फिट करके रखना पड़ता था ताकि मैं एग्जाम क्लियर कर सकूं। तो बहुत थी, लेकिन भगवान की दया से आगे बढ़ते गए और जैसे तैसे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जब मैं 13 साल की उम्र तक जो मेरी पढ़ाई थी तो मैं अपनी क्लास में अच्छे नंबरों में पास होता था, लेकिन जैसे जैसे नजर कम होती गई तो मेरी पढ़ाई की जो डिग्री है वो कम होती चली गई धीरे धीरे। लेकिन जैसे तैसे करते हुए मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की। फिर उसके बाद कॉलेज में जाने की जब बारी आई तो पता चला कि हालांकि मैं अपनी मैट्रिकुलेशन अच्छे नंबरों में पास तो कर चुका था, लेकिन पढ़ाई को आगे इसलिए नहीं कंटिन्यू कर सका क्योंकि जैसे आगे पढ़ूं, और साइंस में मेरी रुचि थी। तो विज्ञान में रुचि होने की वजह से मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही थी कि नॉर्मल तो आर्ट्स या दूसरी कोई स्टडीज करनी हो तो उसमें नजर कम भी हो तो चल जाएगा, लेकिन साइंस में तो बहुत चाहिए। तो डिसकंटिन्यू हो गई। अब स्टडीज डिसकंटिन्यू करने के बाद ये हो गया कि अब करें तो क्या करें। तो वो एक ऐसा समय था जबकि जिंदगी में मुझे पता लगा कि मेरी नजर कम होने की वजह से ना दुनिया से पिछड़ रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अभी किस्मत के साथ कौन लड़ सकता है। जैसे जैसे समय गुजरता गया, फिर अपने घर वालों की मदद से और एक दो फ्रेंड्स की मदद से मैंने थोड़ा बिजनेस करना शुरू किया। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, मैंने जैसे बताया कि नजर तो कम होती चली जा रही थी, फिर एक ऐसा भी टाइम आ गया कि मैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट अपने से वंचित हो गया। बाहर निकलूं तो मुझे एस्कॉर्ट की जरूरत पड़े और बिना एस्कॉर्ट के मैं कहीं कुछ कर नहीं पा रहा था। और जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ती गई और फिर जब 27 साल का हुआ तो फिर भगवान की कृपा से मेरी लाइफ में एक लड़की आई, मैंने शादी कर ली। उसके बाद 2 साल के बाद बड़ी बेटी हुई, फिर 8 साल के बाद छोटी बेटी हुई। अच्छा, तो ठीक है, चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे लाइफ चल रही थी नजर तो जैसे बताया कम होती चली जा रही थी, दिक्कतें भी बढ़ रही थी। पर ये आपको बता दूं कि मेरी दिक्कतों में सबसे बड़ा मेरा जो आधार स्तंभ कह लीजिए या मेरा सपोर्ट पिलर कह लीजिए, वो मेरी वाइफ। तब से लेके अब तक, मेरी शादी को 40 साल हो चुके हैं, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जहां जहां मैं निराश होता था उसने मेरा सहारा बन के मुझे सहारा दिया। और भगवान की कृपा से आज ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छी तरह से सेटल हूँ अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अपनी बात हो रही है 40 साल की उम्र जब आई, जब डार्कनेस आई, बोलना बहुत आसान है,
लेकिन महसूस करना और जिसके साथ बीतती है उसके लिए बहुत कठिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल समय आ गया था कि मैं तो डिप्रेशन में ही जा रहा था, लेकिन अगेन फिर बोलूंगा कि मेरी वाइफ और मेरी बच्ची और मेरे फैमिली मेंबर्स की मदद से मैं उस कठिन समय से भी पार निकल गया। बिल्कुल सर, मुझे ये जानना है क्योंकि मैंने सुना है कि जब आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में और वो आपकी ज़िंदगी के कड़वा सच बनकर रह गई है, और उसके बाद क्या होता है कि आप उसे अपना लेते हैं, जैसे भी तैसे अपना लेते हैं। उससे होता क्या है कि आपको एक मेंटल जो एक प्रिपरेशन अपने माइंड में करनी होती है ना, वो आप कर लेते हैं। आई एम वेरी श्योर कि सर 13 साल की उम्र में आपको ये प्रॉब्लम पता चली, हालांकि धीरे धीरे जब आप उसे और ज़्यादा फेस करना शुरू हो गए एंड एक ऐसा पड़ाव भी आया कि आप मेंटली प्रिपेयर थे कि हाँ मुझे इसे फेस करना है समहाउ, और मैं इसे आगे ऐसे ही लेकर चलूंगा और मैनेज भी करूंगा अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी, अपने आने वाले फ्यूचर को भी, और आपने किया। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा मोड भी सर आता है जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि जितना मैंने भी सुना है कि वो ज़िंदगी के आपके 2 साल जब वो काफ़ी डिप्रेस्ड आप रहे, एंड आई एम वेरी श्योर कि उस वक्त सभी चीज़ों को मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए रहा होगा। एंड आई वॉन्ट कि आप उसे हमारे साथ साझा करें कि उस समय को आपने किस तरीके से संवारा और किस तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज किया। सर प्रोग्राम में जब हमने अभी ब्रेक लिया था, और ब्रेक में जाने से पहले मैं ज़िंदगी के उन वो हालांकि मैं ज़्यादा इसकी बात नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज उसके बाद तो एक ऐसा मोमेंट आया था जब सब कुछ अच्छा ही हुआ आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने अपने दृढ़ निश्चय से अपने कदमों से दुनिया को नापने की कोशिश की और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। लेकिन ज़िंदगी के सर वो जो 2 साल थे, आई मीन इवन आफ्टर मैरिज काफ़ी रहा होगा कि अब लाइफ में आगे बढ़ना है और फैमिली को भी संभालना है बच्चे होने के बाद। सो उन तमाम चीज़ों को आपने किस तरीके से मैनेज करना सीखा? हालांकि आपने बता ही दिया है कि बिग सपोर्टर मेरे साथ ही जो आपकी हमसफर हैं, आपकी वाइफ। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका, 13 साल की उम्र में नजर हटनी शुरू हुई थी। हाँ। तो धीरे धीरे प्रभु की कृपा से क्या दिमाग में एक चीज आ गई थी कि मैं आगे चल के मुझे अंधेरे में ही जीना है जी। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन तो हो रही थी। फिर अगेन ये बात बोलूंगा, बोलना और कहना अलग चीजें होती है, जब बीतती है तो अलग होती है। बिल्कुल। फिर मैं जैसे पहले बता चुका, 40 की उम्र में जब टोटल डार्कनेस हो गई थी तो दिमाग में एक ही बात है कि अब जिंदगी कैसे चलेगी। फिर अगेन मैं उस बात को रिपीट करूंगा कि मेरे घर वालों की और मेरी मैडम की मदद से जो मैंने क्या उस समय से ऊपर आने की कोशिश की, और मैं एक तरह से ऊपर आया। फिर बैठे बैठे ऐसे दिमाग में बातें आती थी कैसे जिंदगी चलेगी। तो मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी भगवान की तरह से मिली है, अच्छे से निकल जाएगी, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। और ये मैं बताऊं कि वो समय जो धीरे धीरे करके निकला है, जो 5 इयर्स थे मेरी लाइफ के, वो तो निकल गए। फिर दिमाग में एक बात आई थी, कोई अगर दुनिया में लोग आते हैं, बहुत आते हैं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में आते हैं और निकल जाते हैं, तो उसमें एक नेत्रहीन बंदा, एक ब्लाइंड बंदा कैसे अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर पाए ताकि वे एक लोग जाने। फिर अब ये जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं 48 साल का था, इन 2004। तो मैंने क्या है, जैसे बताया कि कुछ करने की इच्छा मेरे मन में थी। आपने जैसे बोला सपनों में जान होती है, हौसलों से उड़ान होती है जी। नहीं, तो सपनों में कुछ हो तो हौसला भी हो, तो आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, उड़ान भरने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैंने 45 साल की उम्र में शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली मैराथन सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर की दौड़ी थी। अच्छा। और उस 7 किलोमीटर के लिए मैंने तैयारी की। मुंबई में एक मैराथन हो रही थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन। हाँ, मैराथन आपने सर स्टार्ट कर दी, लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि मुझे दौड़ना है? हालांकि आप स्पोर्ट्स में शुरू से ही काफी ज्यादा रुचि रखते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, जब मैं स्कूल डेज में तो मेरा ऐसा था कि मैं स्कूल में भी स्पोर्ट्स हुआ करते थे, तो छोटी मोटी जो दौड़ होती थी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। अच्छा। और जैसे मैंने बताया कि विजन की प्रॉब्लम की वजह से भाई मैं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि अगर दौड़ना भी है तो फिर बिना एस्कॉर्ट के कैसे दौड़ूं? तब तक तो ये ब्लाइंडनेस की लोगों को इतना पता भी नहीं था क्या एस्कॉर्ट क्या होता है और दौड़ना क्या होता है। जी जी जी। लेकिन जब मुझे आपको बताऊं मेरी मैराथन कैसे शुरू हुई। अच्छा। मोबाइल पे एक मैसेज आया था, रन द मैराथन टू रेज फंड फॉर द ब्लाइंड। ओके। ये रन द मैराथन, मैराथन क्या किस चिड़िया का नाम है कुछ पता नहीं,
अच्छा अच्छा। मैं कैसे रिलीज कर पाऊंगा? तो मैं NAB का ऑफिस, NAB यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, अपनी मैडम के साथ वहां पहुंचा, वहां जाके पता किया भाई ये क्या है, इस मैसेज का मतलब बताओ। ओके। तो उन्होंने बताया बॉम्बे में एक मैराथन होने जा रही है, अगर आप उसमें हमारा बैनर लेके दौड़ते हो तो हो सकता है कि ब्लाइंड लोगों के लिए आप कुछ फंड इकट्ठा कर सको। मतलब एक नेत्रहीन बंदा कैसे दौड़ेगा? ओके। बोलते उसकी चिंता आप नहीं करोगे क्योंकि हम आपको एस्कॉर्ट अलॉट करेंगे। ठीक है। आपके साथ एक गाइड हम अलॉट करेंगे जो कि आपका हाथ पकड़ के या स्टिक पकड़ के दौड़ेंगे या दौड़ेगी। ओके। और आपको दौड़ना है। ओके। पहला लेकिन कैसे? बोलते उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। पहला ठीक है, मैराथन मतलब क्या वो बताओ? तो बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज कॉल्ड मैराथन। अच्छा। लॉन्ग डिस्टेंस कितना? तो बोलते हैं 42 किलोमीटर। मतलब वही कि जो बंदा कभी 2 किलोमीटर भी ना दौड़ा हो, 42 तो बहुत बड़ी बात है जी। तो बोलते हैं हाफ मैराथन होती है 21 किलोमीटर। अच्छा। मैंने फिर शुरू याद किया है। बोलते हैं ड्रीम रन है 7 किलोमीटर, वो तो ट्राई कर सकते हो। अच्छा। मैंने मन में सोचा भी चलो 7 किलोमीटर देखेंगे, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, हमको कौन हो के ज्यादा कोई हो मेडल लेने हैं। ओके। तो रजिस्टर कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें जो एस्कॉर्ट अलॉट किए, तो उन एस्कॉर्ट्स के साथ में हफ्ते 10 दिन तक की ट्रेनिंग हुई। अच्छा। और इवेंट के समय में विचार आया, ओके। को प्रार्थना की, ओके। मैं पहली बार दौड़ रहा हूँ, मुझे सक्सेस देना, मुझे इसमें उत्तीर्ण कराना। ओके। शुरू किया। जब शुरू किया तो मन में यही था कि मैं क्या 7 किलोमीटर कंप्लीट करूंगा या नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन आपको ये बताते मेरे इतनी खुशी हो रही है कि अच्छी स्पीड में दौड़ते हुए मैंने वो 7 किलोमीटर कंप्लीट किए। अब ये 7 किलोमीटर कंप्लीट करने में मेरे सबसे बड़ी जो मोटिवेशनल चीज मेरे दिमाग में, मेरे जिंदगी में आई, जब मैंने 3-3.5 किलोमीटर कंप्लीट हुए तो मेरे को एक लड़की एस्कॉर्ट कर रही थी, मुझे पूछती सर कपिल देव का नाम सुना आपने? हाँ बिल्कुल, मैं आपसे पूछने वाली थी क्योंकि आपको कपिल देव ने एस्कॉर्ट किया था। तो मुझे पूछती है कपिल देव का नाम सुना? मैंने हाँ जी सुना है। ओके। तो बोलती है आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, वाह। जब तक हमारी बात हो रही है तब तक मैंने आवाज सुनी, कैन आई, तो वो कपिल देव की आवाज थी। और मेरे साथ जो लड़की एस्कॉर्ट कर रही थी, उसने मेरी स्टिक कपिल देव को पकड़ा दी। अच्छा। और कपिल देव ने मुझे, आपको बताऊं, बॉम्बे में ब्रेगॉन स्टेडियम है, वहां से लेकर एयर इंडिया बिल्डिंग जिसकी दूरी लगभग 200 से 300 मीटर है, कपिल देव ने मुझे एस्कॉर्ट किया। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। मेरी स्टिक छोड़ी, वापस उस लड़की को सुपुर्द की, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं अमरजीत शुरू किया है ना, अब रुकना मत। वाह, क्या बात है। उस बात से मेरे दिमाग में इतना मतलब उत्साह पैदा हो गया। लड़की बोलती है भाई सर आप बात नहीं कर रहे। जब मैराथन कंप्लीट करने के बाद वापस आए हैं तो मैंने देख बेटा, मैं इसलिए बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी पहली अटेम्प्ट थी, मेरी पहली कोशिश में इतनी बड़ी हस्ती ने मुझे एस्कॉर्ट कर लिया। बिल्कुल। तो आगे क्या क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। वाह, क्या बात है। इस चीज से मेरे जिंदगी में इतना प्रभाव पड़ा कि तब से लेकर मैंने दौड़ना शुरू किया, 2004 से आज तक दौड़ता ही चला यार। और देखो आज दुनिया को सर आप नाप रहे हैं अपने कदमों से। 2004 की बात है ये। अच्छा, मुंबई में ये मैराथन हुआ। रजिस्टर करना शुरू किया। 21 किलोमीटर, दैट इज हाफ मैराथन। और फिर अगेन 2006 में फिर बड़ी एक हस्ती ने मुझे एस्कॉर्ट किया। अच्छा। बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल है। अच्छा। वहां से क्लेंस करना, जिसकी दूरी लगभग आधा किलोमीटर है, मुझे एस्कॉर्ट किया भारत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर अनिल अंबानी ने। वाओ वाओ, क्या बात है। फिर तो ऐसा हो गया कि भाई पहले कपिल देव ने कर दिया, हाँ, स्पोर्ट्समैन, फिर तो एक उद्योगपति ने कर दिया जो कि तो सरदार जी तो हवा में उड़ने लगे। ओके। तो आगे फिर मैंने सोचा भाई आगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री भी अपने हो, वो भी मुझे एस्कॉर्ट कर सकते हैं। हाँ। तो दिमाग में यही विचार लेते हुए मैं हर एक मैराथन में भगवान के आगे प्रार्थना करके निकलता हूँ, क्या 21 किलोमीटर कर रहा हूँ, कंप्लीट करवा देना। और जैसे कंप्लीट होती है तो अगले मैराथन के लिए फिर भगवान से परमिशन मांग लेता हूँ जल्दी से जल्दी करवाना। बिल्कुल 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 सर, बानगी है, बानगी है आपके पीछे। जो मेडल्स हम देख रहे हैं ना, ये तो सिर्फ कुछ ही है
और अभी क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड हम जब बात कर रहे थे सर से, तो बता रहे थे सर कि मेडल्स की जैसे भरमार है। तो मैं ये बार बार शब्दों का उपयोग कर रही हूँ ना कि अपने कदमों से उन्होंने अपनी दुनिया जो है वो नापनी शुरू की। यही वो बात होती है मैराथन का, जिसको मतलब भी नहीं पता था क्या होती है मैराथन, और बस वो दौड़ने चले गए। लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाते चले गए और उनको मोटिवेशन मिलता गया, और आज देखिए वो औरों लोगों के लिए मोटिवेशन जो है वो बनते नजर आते हैं। वही कहते हैं ना कि उम्मीद का ही जो आपका एक कद है ना, वो कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। डाउनफॉल शुरू हो गया तो बस आप वहीं पे बैठे रह जाओगे। उम्मीदों का कद जब बढ़ता रहता है तो हौसले जो है वो हमें उड़ान देते हैं। अमरजीत सिंह चावला को ऐसे ही वो हौसलों से वो लंबी उड़ान मिल रही है और आज वो अपने कदमों से दुनिया को नाप रहे हैं। सर, मैं आगे के सफर को जानने के लिए उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। एंड सर, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सर ने अपनी जिंदगी में माइलस्टोन्स को अचीव किया। अमरजीत सर, यू हैव अचीव माइलस्टोन इन योर लाइफ। 48 साल की उम्र में ये मैराथन दौड़ लगानी फिर शुरू की, और उसके बाद तो सर आप कभी पीछे मुड़कर आपने देखा ही नहीं। तो सर, ये तब से लेकर अब तक लगातार जारी है, राइट? जी, ओके। और ये मैराथन्स के अलावा सर और भी कौन कौन से सर आपने जो है स्पोर्ट्स को ऑप्ट किया, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड स्विमर ऑल्सो? तो पहले तो मैं दौड़ की बात को ही जारी रखता हूँ। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि ये दौड़ लिया, वो दौड़ लिया, हाँ। लेकिन बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब दौड़ने के लिए निकलते हैं, आपके साथ जो एस्कॉर्ट है, जो आपका गाइड है, वो आपके साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं हो तो काफी सारे मिसहैप्स होते हैं। हाँ। और ना सिर्फ गलती हुए भी हैं, कई बार गिरा हूँ, मेरे घुटने भी छिले हैं, एंकल्स में मोच भी आई है, कई और इंजरीज भी हुई हैं। तो लेकिन फिर मुझे लोग बोलते हैं जब आपको इतनी तकलीफें होती हैं तो फिर आप ये क्यों करते हो, उम्र भी आपकी ज्यादा हो गई, दिखता आपको है नहीं। तो मैं उनको फिर एक ही बात बोलता था, मंजिलों को ये मत बताना कि राह में मुश्किलें क्या थी, मंजिलों को ये मत बताना कि राह में मुश्किलें क्या थी, लेकिन मुश्किलों को ये जरूर बताना कि तुम्हारी मंजिल क्या है। तो मंजिल को फोकस में रखते हुए आगे बढ़ते हुए मैंने ये सब करना शुरू किया। और फिर अगेन चलते हैं सन 2004 में, 2004 फरवरी महीने में मैंने दौड़ना शुरू किया था। अच्छा। और उसी साल मई के महीने में मुझे पता चला कि ट्रैकिंग भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है। अच्छा। मतलब ट्रैकिंग तो यूथ हॉस्टल के ऑफिस में गया, उन्होंने बताया हिमाचल में सारपास नाम का एक ट्रैक ले जा रहे हैं हम, लेकिन आपको दिखता नहीं तो आपको अपना स्पॉट लेके आना पड़ेगा। ओके। मतलब दौड़ना एक अलग चीज है और ट्रैक समतल के रोड पे दौड़ना और पहाड़ों पे चढ़ना बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ से लेके कसोल तक अपना एस्कॉर्ट लाइए, वहां से हम आपको लोकल कोई पहाड़ी लड़का दे देंगे जो आपको पहाड़ों का एस्कॉर्ट करेगा। ओके। तो मैंने जिंदगी का पहला ट्रैक सारपास, जिसकी ऊंचाई थी 13,800 फुट, वो मैंने सोचा भाई ट्राई करते हैं, और भगवान की दया से ट्राई भी ऐसा किया कि अच्छी तरीके से बिना किसी इंजरी के कंप्लीट करके आ गया। फिर पहले तो एक सनक हो गई थी कि दौड़ना है, अब दिमाग में ये भी हो गया कि मैं ये कर सकता हूँ तो ये भी करना है। और उसके बाद मैंने फिर हर साल कम से कम 1 या 2 ट्रैक हिमालय में करने शुरू कर दिए। फिर मजा नहीं आया, कुछ बड़ा करने की इच्छा हुई। तो 2008 में फिर अगेन मैंने यूथ हॉस्टल के साथ रजिस्टर किया, और ट्रैक का नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स की हाइट है 15,300 फुट। तो वो तो मैं करके आ गया, लेकिन मेरे साथ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप और ऊंचा जाना चाहते हो, तो हमने पूरे ग्रुप को छोड़ दिया। वहां से फिर 15,900 की फीट की हाइट पे है गोमुख। तो हम अपने बलबूते अलग से ग्रुप से हटके मैं और मेरे 2 एस्कॉर्ट गोमुख तक गए। फिर वहां भी ये तसल्ली नहीं हुई तो 16,600 फुट की हाइट पे है तपोवन, तो वहां भी हम अपने आप से चले गए। और फिर मन में एक इच्छा और पैदा हुई, भाई और कुछ करें। ये तो चलो कई लोग आए होंगे करके चले गए। तो सन 2009 में मैंने डोलमा पास, जो कि कैलाश परिक्रमा में एक चोटी है, उसकी ऊंचाई है 19,830 फुट। ओके। तो मैं यहाँ से गया अपने एस्कॉर्ट के साथ में, लेकिन ये बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे 3 जवान अलॉट किए गए, धारचूला से लेकर लिपू लेक पास, जो कि चाइना बॉर्डर है।
अच्छा, वहां तक उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट किया। ओके। और लीपू लेक पास से जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, तो यहाँ के जो पीएस थे उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया एक चाइनीज अथॉरिटी को। भाई ही इज ब्लाइंड पर्सन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। मेरे एस्कॉर्ट ने बताया पहले तो बंदा जो चाइनीज था ऊपर से नीचे देखता है, फिर उसने हाथ आगे किया मिलाने के लिए। मुझे तो दिख नहीं रहा, तो मेरे एस्कॉर्ट ने कहा कि वो हाथ मिला रहा है। मैंने हाथ आगे किया तो उसने हाथ नहीं मिलाया मेरे साथ। हाथ नहीं मिलाया, लेकिन झुक के मेरे पाँव पड़ने लग गया। मुझे बाद में मेरे एस्कॉर्ट ने बताया कि वो आपस में बात कर रहे थे, भी मैं ये देख रहा था कि इस बंदे को दिखता है या नहीं दिखता। तो जब पता चल गया, कंफर्म हो गया कि दिखता नहीं है, तो कोई बोलता है मैं आशीर्वाद लेने के लिए झुका हूँ, इनका आशीर्वाद लेके आगे चलेंगे। फिर वहां से उन्होंने पीएलए के 2 जवान अलॉट कर दिए, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी चाइना की जगह। जी जी जी। और आपको बताते इतनी खुशी है कि जब मैंने जोंगजेबू से डेरा फूक तक जाना था, उसी में वो चोटी आती है। इतनी दुर्गम चढ़ाइयां थी, पैर फिसला, आप नीचे प्राण उतर। लेकिन प्रभु की कृपा से वो भी कंप्लीट हुआ। और वो जब मैं करके वापस आया, जब लीपू लेक तक आया, तो मुझे पता चला कि किसी और क्लाइंबिंग ने नहीं किया और मेरे नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वाह, क्या बात है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जब वापस आया हूँ, तो जैसे कि न्यूज मीडिया वाले जो होते हैं उनको पता चल जाता है ये चीजों का। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने घेर लिया, इंटरव्यू लेना सर, इंटरव्यू मैंने ले लो, लेकिन बदले में मुझे चाय तो पिलानी पड़ेगी। तो फिर ठीक है, इंटरव्यू होते हुए वो एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, सर अगर आपको एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा। मैंने बताओ। बोलते आपको दिखता भी नहीं, आप इतनी ऊंचाई पे भी होके आ गए, तो आपको डर नहीं लगा? मतलब डर की बात करते हो तो उसके लिए मैं फिर अगेन मैंने एक शेर बोला, देखना हो अंदाज हमारे चढ़ने का, देखना हो अंदाज हमारे चढ़ने का, इन पहाड़ों से कह दो जरा और ऊंचे हो जाए। क्या बात है, वाह। ये जब चीजें क्या न्यूज़पेपर में छपी, और न्यूज़पेपर में छपने के बाद, ये न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद दिल्ली में आया हूँ, तो काफी लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सत्कार दिया। और आपको ये बताते हुए खुशी है, भाई इन सब चीजों में बहुत पैसा लगता है, लेकिन अपनी जेब से पूरा पैसा खर्च करना था। लेकिन जब दिल्ली पहुंचा हूँ, वो उस समय की वहां की जो चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, वो मुझे स्पेशली मिलने आई। और ना सिर्फ मिलने आई, उन्होंने बल्कि 25,000 का एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देके मेरा हौसला भी बढ़ाया। फिर अगेन 2004 में ही चलते हैं, जो कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोलता हूँ मैं। स्विमिंग का पहले मैंने चालू किया दौड़ना, फिर ट्रैकिंग शुरू की। फिर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन 2004 मैंने प्रैक्टिस की, अपने आप को क्वालिफाई किया ऑल इंडिया स्विमिंग कंपटीशन फॉर डिसेबल्ड। और 3 अक्टूबर के दिन नेशनल लेवल पे मैंने क्या स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग थी। अच्छा। जब कूदा तो प्रभु क्या गए कि 50 मीटर कंप्लीट करा देना। लेकिन स्विमिंग पूल के दूसरे किनारे जब पहुंचा हूँ, तो पता चला मेरे हाथ में गोल्ड मेडल है। क्या बात है। इसी तरह फिर मैंने स्विमिंग भी चालू रखी। फिर फाइनली मैंने स्पेकुलेशन की, भाई क्या ट्रैकिंग करने जाते हैं तो कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों को पता चलता है, स्विमिंग करते हैं तो कितने लोगों को। लेकिन जब मैं दौड़ता हूँ, अलग अलग सिटीज में जाके दौड़ता हूँ, तो कई लोग देखने आते हैं, कई लोग शेयर करते हैं, कई अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई, इन सब चीजों में पैसा भी लगता है, टाइम भी बहुत लगता है, तो केवल दौड़ को ही कंटिन्यू करेंगे। जो दौड़ करूंगा, लोग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊंगा। बिल्कुल। आपको बताते इतनी खुशी होती है, आज मैंने अपनी लाइफ की 231 मैराथन दौड़ चुका हूँ। क्या बात है। 231 मैराथन दौड़ा हूँ। उसका ब्रेकअप भी दे दूं आपको। 77 10 किलोमीटर की दौड़े हैं, 148 हाफ मैराथन हैं 21 किलोमीटर की, और 5 अल्ट्रा मैराथन है जो कि 50 किलोमीटर के ऊपर की है। और एक अल्ट्रा मैराथन इंटरसिटी जो कि पुणे बॉम्बे से लेके पुणे तक 161 किलोमीटर है, 33 घंटे में करने वाला दुनिया का पहला ब्लाइंड है। वाओ। फिर अब ये सब चीजें हो गई, लाइफ चल रही है। तो मेरी बेटी जो मेरे सोशल मीडिया, मेरे रजिस्ट्रेशन, मेरे सब ये संभालती है जी। तो मैंने बोलती है, डैडी आपने दौड़ भी लिया
पहाड़ भी चढ़ लिए, पानी में भी एक्सपीरियंस कर लिए, अब हवा में क्या। अच्छा अच्छा। ट्राई करो, उसने गूगल करके देखा तो पता चला पैरामोटरिंग करके एक एयर स्पोर्ट्स होता है, एरोस्पोर्ट है। तो इसमें एक ओपन एयरक्राफ्ट होता है जिसमें कि पैराशूट की मदद से ऊपर जाते हैं, पीछे प्रोपेलर्स लगे होते हैं, उसकी सहायता से आगे बढ़ते हैं। ओके ओके। तो उसके साथ मेरे पीछे गाइड बैठा हुआ था, मुझे बोलता है सर हम 500 फीट तक जाएंगे। हाँ ठीक है। जब उड़ना शुरू किया, धीरे 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 500 फीट क्रॉस हो गया, मतलब और चलते हैं 600, फिर जब 1000 फीट पे पहुंचे, 1000 फीट की हाइट पे पहुंचे हैं, तो बोलते हैं सर अब नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर जाने की हमें परमिशन नहीं है। फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आए हैं और मैंने फिर अगेन एक रिकॉर्ड बना दिया अपने नाम। मतलब आपने जल थल नभ सर कुछ भी छोड़ा नहीं है आपने। कोशिश तो ये है कि और भी जो एडवेंचर्स हैं वो भी सर ये माइलस्टोन है। नहीं सर ये माइलस्टोन है मतलब विजन होते हुए भी इतने साधारण काम हम लोग नहीं कर पाते हैं और हिम्मत चाहिए सर होती है उसके लिए। लेकिन आप देखिए विजन ना होते हुए भी आपने इन तीनों चीज़ों में आपने जो ठाना आपने वो करके दिखाया। सर ये आपने दौड़ की बात इतनी की है, ये दौड़ चाहे पानी के अंदर हो, हवा में हो, कहीं ज़मीन पर हो, हर कहीं आपको एक एस्कॉर्ट मिला। आई एम वेरी श्योर कि पहले एस्कॉर्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होता हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे सर आपने इस तरीके से सफलताएं हासिल की, इतने मेडल्स आपने जीते, उसके बाद तो सर आपको एस्कॉर्ट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी शुरू में जब मैंने दौड़ना शुरू किया था, तो एस्कॉर्ट मिलना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि लोगों को भी पता नहीं था कि एक ब्लाइंड आदमी को कैसे एस्कॉर्ट करना है। और मैं ब्लाइंड होने की वजह से मैं भी नहीं जानता था कोई मुझे कैसे एस्कॉर्ट करेगा। तो जैसे तैसे अपनी टिकट में लगा के हम लोग एक दूसरे की हेल्प से करते थे कंप्लीट। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लोग जानने लग गए, तो फिर अब एक ऐसा भी समय आ गया कि भैया क्या लोग सामने से आके पूछते हैं सर मुझे एस्कॉर्ट करने का मौका कब मिलेगा। ये स्पिरिट होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खुशी होती है कि मेरे इस 17 साल के जो रनिंग कैरियर में 126 लोगों ने मुझे एस्कॉर्ट किया है। उस 126 में 59 मेल हैं और 67 फीमेल हैं। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हर किसी को मन में इच्छा होती है कि मैं सबको एस्कॉर्ट करूं। अब अगेन मैं इस बात पे आऊंगा कि इतना आसान नहीं है। क्यों? जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग हो चुकी है वो 5 किलोमीटर अलग चीज है, आपको 21 किलोमीटर तक दौड़ना है। रास्ते में खड्डे भी आते हैं, पॉटहोल्स भी आते हैं, स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, दूसरे फेलो रनर्स भी होते हैं। उन सबसे बचाते हुए बिना इंजरी के मुझे 21 किलोमीटर कंप्लीट कराना, इस एस्कॉर्ट के लिए तो टेढ़ी खीर होती है। लेकिन सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। अब तक जितने एस्कॉर्ट्स ने मुझे एस्कॉर्ट किया है इतने अच्छे तरीके से। हाँ मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं कभी गिरा नहीं हूँ, चोट नहीं लगी है, बहुत चोटें भी लगी हैं। उन चोटों के बावजूद उन्होंने एस्कॉर्ट्स ने भी मेरा हौसला बढ़ाया है। कई बार एस्कॉर्ट निराश हो जाते हैं, सर मेरी वजह से आपको लग गई, तो मैं उनका हौसला बढ़ाता हूँ, नहीं भैया क्या तुम्हारी वजह से कंप्लीट भी तो कर पा रहा हूँ। अगर तुम्हारी वजह से मेरे को चोट लगी तो तुम्हारी वजह से मेरे रिकॉर्ड भी तो बन रहे हैं ना। तो ये सब करते करते आगे बढ़े। और आज की तारीख में जो आपको बता दूं, ये जो 126 एस्कॉर्ट मिले हैं, ये नंबर और बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग हैं। जहां भी जाता हूँ सर मुझे मौका कब मिलेगा। और जैसे जैसे लोगों की ट्रेनिंग होती जाती है, अब जैसे मैं चंडीगढ़ आऊँ तो वहां के लोकल लोग मुझे पूछते हैं सर मैं एस्कॉर्ट करूं। चेन्नई जाऊं तो वहां के लोग पूछते हैं, बेंगलुरु जाऊं कलकत्ता जाऊं। बिल्कुल। लेकिन हर एक के साथ मैं नहीं दौड़ सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी अच्छे से एस्कॉर्ट कर पाएगा, ये कर पाएगी या नहीं कर पाएंगे। अमरजीत सर मुझे आपसे कुछ और चीजें भी पूछनी है, क्योंकि समय मेरे पास कम है। मैं चाहती हूँ मैं वो सवाल भी आपसे पूछूं। ये सवाल जो है मैं आपसे कब से करना चाह रही थी, लेकिन मैं अब ये सवाल आपसे जरूर करूंगी।
सर आप देख नहीं सकती, ये जिंदगी बहुत ही रंगीन है, बहुत कलरफुल है ये जिंदगी। एंड हर एक को जो एक ट्रैकिंग करने वाला जो स्पॉटी पर्सन होता है ना, वो अपने आसपास के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को बहुत महसूस करता है, तमाम चीज़ों को, और उनसे उसको एक एक अंदरूनी शक्ति मिलती है जिससे वो और आगे जाने की कोशिश करता है। यू कैन नॉट सी ऑल दोज थिंग्स। जब आप ट्रैक करते हैं, जब आप सर मैराथन दौड़ लगाते हैं, अपने आसपास के वातावरण को सर आप कैसे फील करते हैं, और उस वक्त मन में क्या ख्याल आ रहा होता है? क्या ऐसा होता है कि काश मैं इन चीज़ों को देख पाता, शायद आप ना भी सोचते हो, क्या क्या ख्याल आता है सर उस वक्त? ये जो मेरे महसूस करने की जो बातें हैं, जो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मैं 13 साल की उम्र तक तो पूरी तरह से देख पा रहा था जी। लेकिन 13 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन देख तो पा रहा था। तो मुझे ये पता था दुनिया में रंग क्या है। तो 40 साल की उम्र में जब टोटल डार्कनेस हो गई, पूरी अंधेरा आ गया, तो जब मैंने ये दौड़ना शुरू किया, या ट्रैकिंग शुरू की, या स्विमिंग शुरू की, या एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू किए, तो जहां जहां मैं दौड़ने जाता हूँ तो अभी दूसरी सेंसेस जो है डेवलप हो जाती है। कहीं मान के चलो कहीं से मैं गुजरा हूँ और मुझे क्या मतलब स्मेल आती है, तो मैं अपने एक्सपर्ट से कहता हूँ यहाँ तो पकौड़े तले आ गए। अच्छा, ओके। चीजें मतलब दूसरी सेंसेस डेवलप होने की वजह से हो जाती है। यस यस। और जैसे ट्रैकिंग की बात आपने की, तो ट्रैकिंग में जाते हैं तो यहाँ तो इतना पॉल्यूशन है, इतना प्रदूषण है, लेकिन आपके चंडीगढ़ से थोड़ा आगे चले आओ तो पहाड़ चढ़ने शुरू को, मंडी से, तो फिर हवा साफ हो जाती है। और फिर जब पैदल ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पे, तो ये फील होता है अरे मेरे पैर में ठंडक क्यों आ रही है। हालांकि जूते तो पहने हैं, लेकिन फील होता है भाई ठंडक आ रही है, तो इट मीन्स नीचे मेरे पैरों के नीचे बर्फ है और हवाएं ठंडी आ रही हैं। तो ये पता चलता है मेरे आसपास खाई है। और कहीं से हवा रुक रही है, तो ये पता चलता है कि मेरे दाएं या बाएं ऊंचे पहाड़ है, जिस वजह से हवा की आनी रुक गई है। तो ये सब चीजें सेंसेस को डेवलप, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं इस प्रोग्राम से पहले सर मैंने फोन पे भी आपसे इतनी बातें की, हमारी बातें हुई, और आपने मुझे सब बताया भी कि आई कैन स्पीक 8 लैंग्वेजेस। हमारी इतनी दफा सर बात हो चुकी है, आप मुझे सिर्फ सुन सकते हैं अभी तक, और आप मुझे देख नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में भी सर एक तस्वीर तो आपने बनाई होगी। अभी तस्वीर तो ये बनाई है, एक वाक चप्पल्य बोलते हैं ना जिसको, बोलने में उस्ताद। अच्छा, ओके ओके। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या, सिंस यू आर एन एंकर, तो ये तुम्हारी क्वालिटी होनी जरूरी है। अगर ये क्वालिटी नहीं हो तो फिर तुम्हारा शो शायद क्या फ्लॉप भी हो सकता है। मुझे खुद तुम इस क्वालिटी की धनी हो, और उस वजह से तुम्हारे शोज भी अच्छे हैं, क्या चलने चाहिए। तो जो कैसे दिखती हो, कितनी उम्र की हो, वो तो तुम जानो, तुम्हारा भगवान है। ओके ओके ओके, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी को न देख पाए तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। लेकिन जब कहीं किसी के साथ बात कर रहा हूँ रूबरू, तो मैं उसको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी हाइट 5 फुट 3 इंच है। अच्छा। तुम्हारी हाइट 6 फीट है। ओके। तो बोलते हैं सर कैसे पता चला? ओके। कि अगर आवाज ऊपर से नीचे आ रही है, ओके, तो मुझसे लंबे हैं। ओके। नीचे से ऊपर आ रही है, नीचे से हाइट में कम है। ओके। तो ये अंदाजे और क्या अपनी सेंसेस को डेवलप करने की बातें होती हैं। ओके। तो लेकिन इसमें फिर क्या अगेन बात आएगी, और मुझे पता कि आप ये लोगों को कोई मैसेज देने की भी बात बोलोगे आखिर में। तो ये मैं जब इतनी तकलीफें लेके बाहर निकलता हूँ, ठीक है मैं अपने रिकॉर्ड तो बना ही रहा हूँ, लेकिन लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों की आंखें भी खोलनी है। तो उसके लिए मैं एक चीज दुनिया में जहां भी जाता हूँ सबको यही बोलता हूँ, चांद सितारों के जो खुद हो मोहताज, चांद सितारों के जो खुद हो मोहताज, भीख न मांगो उन उजालों की, बंद आंखों से करो ऐसे काम, आंख खुल जाए आंख वालों की। तो मैं लोगों के बीच में एक आई ओपनर की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि अगर मैं इस उम्र में नेत्रहीन होने के बावजूद अगर ये सब कर रहा हूँ, तो आप क्यों आलस में पड़े हो? निकलो ना बाहर, बाहर निकलो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, ताकि फिजिकल एक्टिविटी करने से खुद फिट रहोगे, खुश रहोगे, तुम्हारा परिवार खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा, सोसाइटी में खुशी बांटोगे, और सोसाइटी में खुशी बांटोगे तो अपना देश कितनी उन्नति करेगा आप सोच भी नहीं सकते। वाओ, थैंक यू सो मच सर, दिस इज द रीजन, आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, आप हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं सर। यकीन ना माने, शुरुआत से लेकर अब तक मेरे मुंह पे सिर्फ स्माइल थी आपकी बातें सुनकर।
मैं सिर्फ हंसते हुए सर आपको सुन रही हूँ, और यकीन मानिए बहुत मजा आया सर आपसे बात कर आज, बहुत 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 मजा आया। एंड थैंक यू सो मच सर, अपना समय कीमती प्रेशियस वो टाइम निकालकर आपने इस प्रोग्राम को समय दिया है, आपने मुझे समय दिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज एंड इस शो में हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी के हर पहलुओं को हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू ऑन दिस शो। स्पॉटी सिख द ब्लाइंड मैराथनर अमरजीत सिंह चावला की ये कहानी आज आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए थे, एंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत 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 अच्छी लगी होगी। दिल को छू लेने वाली ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक देने के लिए आप नीचे दी गई ईमेल आईडीज़ पर हमें लिख सकते हैं, दैट इज़ info@justbroadcasting.com एंड geet@justbroadcasting.com। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे, अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके समक्ष होंगे रूबरू। नमस्कार।